Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing the abnormal and normal grief reaction and pathological grief reaction. What is the difference? So, till day, ICD and DSM are not very clear about all the types of the ग्रीफ रिएक्शन आईसीडी और डीएसएम दोनों में ये बेरीवमेंट का तज़करा ज़रूर मौजूद है, लेकिन उतना उन्होंने खुल के बात नहीं की जितना खुल के बात करनी चाहिए थी। और पहले आईसीडी 10 में तो पहले था ही नहीं, द bereavement was not there in ICD-10 at all, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के तौर पे होता था। डीएसएम 4 में भी उसका मुझे कोई सतही सा तज़किरा मिला है, कोई बहुत खुल के बात नहीं की गई। तो जो चार टाइप्स में बताना चाह रहा था वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इसी वेबसाइट पे मिली, almostadoctor.co.uk, जो कि एक बज़ाहिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है। तो इसमें से हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन क्या होता है। तो इसकी जो स्टेजेस हैं, इसका डाबडा, और जिसको जैसे कहते हैं ना कि जी जहां मामता वहां डालडा, इसी तरह आप याद रखें कि जहां मामता वहां वहां डाबडा, डालडा के वजन पे डाबडा। हम पाकिस्तानियों के लिए और इंडिया वालों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में डालडा बहुत बिकता है। तो इसलिए आपके लिए आसान होना चाहिए इस निमोनिक को याद करना, डाबडा। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले जिसका कोई प्यारा कोई फौत हुआ है, वो तो उसने तो डिनायल में चले जाना है कि जी मेरे साथ हो क्या गया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि वो गालिबन शायद सिलसिला फिल्म थी, तो उसमें दिखाते हैं कि जी वो जो शशि कपूर है वो एक जंग में मारा गया है, और जो अमिताभ आता है वो आके तो टीवी तोड़ देता है, कहता है ये नहीं हो सकता। तो वो उसमें बेसिकली उसने डिनायल और एंगर दोनों ही इकट्ठे आए, उसमें एक इंटेंस रिएक्शन उस फिल्म में दिखाया गया। तो सबसे पहले बंदा डिनायल में जाता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं 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 वो भी जिंदा है, ऐसा नहीं, ये बात गलत है, अल्लाह करे ये खबर झूठी हो, अल्लाह अल्लाह करे ये खबर झूठी हो। तो सर उसके मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी बेटा जरूर। सर सिंस आप ही हमें बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू डेथ की डिफरेंट स्टेजेस ना, जिसमें डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस है, क्या ये वो स्टेजेस हैं कि जिसमें लवाहकीन जो होते हैं, जब वो इस गम की कैफियत से गुजरते हैं, उनमें आती हैं, या फिर कोई खुद से मर रहा हो या किसी को पता चले कि उन्हें कैंसर है और वो टर्मिनल डिजीज पे हैं, तो उनके अंदर भी हो सकती है? ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन समझ गया, मैं समझ गया था कि क्या क्वेश्चन है और किस तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल, ग्रीफ जो है ना, ग्रीफ रिएक्शन, इट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। ये बिजनेस का एक लॉस हुआ है, एकदम सडन लॉस हुआ है, उसमें भी ग्रीफ रिएक्शन में जाएगा। एक बंदे के उसने जो है वो किसी नौसरबाज को कोई समझे कि जी उसने 2 करोड़ पकड़ा दिया, और वो 2 करोड़ वो लेके भाग गया, दुबई चला गया, कनाडा चला गया, इधर उधर भाग गया, तो उसको भी ग्रीफ रिएक्शन होगा। इसी तरह जो कि किताबों में बाकायदा लिखा है, दूसरी किस्म है, वो है जो आप फरमा रही हैं कि जिसमें एक बंदा कैंसर का डायग्नोसिस जहां पे हुआ है, या एक एंड स्टेज रीनल फेलियर का डायग्नोसिस हुआ है कि अब इसमें डायलिसिस के अलावा कोई चारा नहीं है, या एंड स्टेज हार्ट फेलियर है, इस तरह का कोई भी अगर डायग्नोसिस होगा, तो उसके बाद जो ग्रीफ रिएक्शन होगा वो उसको हम ग्रीफ रिएक्शन ही कहेंगे। और उसमें ये सारी स्टेजेस आएंगी। और बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो बुक्स में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था ये डाबडा का जो प्रिंसिपल है, फिनोमिनन है, ये कैंसर डायग्नोसिस के बाद किया गया था, और इस पे बाद में फिर लोगों ने इसको डेथ के ऊपर और
बेरीवमेंट के ऊपर भी इसको, जो डेथ की बेरीवमेंट है उसके ऊपर भी अप्लाई किया इन्होंने। वेल सेड, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डिनायल, उसके बाद राइट। एंगर में जाता है बंदा कि सबसे पहले जो एंगर हम सुनते हैं ना, और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक वो एक जो एक जाहिलाना रस्म है कि बैन डालना, बैन नहीं डालना चाहिए। और जो भी अगर बैन डाल रही हो खुसूसन खवातीन, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए उनको। हमारे खानदान की खवातीन तो ऐसी औरतों को यही कहती थी, देखें आपके बैन डालने से मैयत को अजाब हो रहा है, तो इस तरह अभी बैन ना डालें ताकि मैयत को अजाब ना हो। तो वो फिर रुक जाती थी ये सुन के ना। तो इस तरह की कोई बात कह देनी चाहिए, चाहे सच हो या ना हो, लेकिन ये कि और सर ये किसी के इमोशंस को वेंटिलेट करने का एक तरीका भी तो है ना, जी जी रादर देन कि वो बिल्कुल ही अंदर अंदर अपने आप को सप्रेस करें। तो जब वो बैंड डालती हैं या बहुत ज्यादा शोर डाल के जिस तरह कहती हैं, तो आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट इट्स अ वे ऑफ expressing themselves, बिल्कुल है, expressing what they feel? बिल्कुल Then है। why is it prohibited? नहीं प्रोहिबिटेड, देखें, उसमें ये है कि आप रो लें, रोएं जितना मर्जी रोएं, आप मैयत की अच्छाइयाँ बयान करें, बस उसमें जो है ना वो चीखें ना मारें, बाकी तो बिल्कुल आपको। इसीलिए वो जो 3 दिन है ना इस्लाम में बेरीवमेंट के, वो आप 3 दिन में खुल के बातें करें, लेकिन अंडर द लिमिट्स। लेकिन अगर कोई बैन डाल रहा है तो आप जाहिर है उस पर सख्ती तो नहीं करेंगे। वो बेचारा, वो भी बेरीव्ड है और वो अपना उसका एक गम का इजहार है। तो आपकी बात सही है कि वो हमें हमेशा ही बहुत सख्ती नहीं करनी चाहिए, बाज़-औक़ात हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है। चुप करें आप, जो डाल रहा है बैन डालने दें, चुप करें। उनका जाहिर है वो भी लोग भी दुखी हैं। तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जी ये भी एक गम का इजहार है। तो ये है कि अगर बेहतर होता कि अगर वो आंसू बहाते, और दूसरी बात यह है कि वो बातें करते और जी आराम से सर, बातें करते। आई थिंक इसमें वो कल्चरल वेरिएशंस है। वेस्ट में ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि वो शोर बिल्कुल डाले ऐसा, या बिल्कुल एक्सप्रेस ऐसा, करे, वो बिल्कुल साइलेंट क्राई करते हैं। सो ये थिंक बिल्कुल कल्चरल भी ये वेरिएशंस इसमें आ गई हैं शायद। डेफिनेटली कल्चरल भी है। और इसके अलावा वेस्ट में जो मैंने देखा है, लोग बाकायदा, यानी कि उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है इस सारी बेरीवमेंट के बावजूद ना। तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से बिरीव करते हैं, अगर उनकी हेल्थी बेरीवमेंट हो तो। इसी तरह अरब हजरात में अगर आप चले जाएं तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ले गया, बस खत्म। तो ये बिल्कुल एक कल्चरल वेरिएशन है। तो इसमें एंगर जो आता है ना, वो ये होता है कि जी हाय रब्बा तू क्यों ले लिया मैनू, इस तरह की बात जब बैंड डालते हुए कहे ना, तो वो फिर थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है। तो बहरहाल ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह, और तू क्यों चला गया इंनी छेती मैनू छड़ के, तू चला गया, तू टुर गया, तो तेनू ख्याल नहीं आया अपने बच्चों का, यानी डिसीज्ड को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक एंगर होता है, इसमें ब्लेमिंग भी आ जाता है, जो मैंने कहीं और पढ़ा है, बारगेनिंग एंड ब्लेमिंग। ठीक है ना, तो एंगर के साथ ही ब्लेमिंग भी आ जाएगा। या आप नेचर को ब्लेम करेंगे, या आप गॉड को ब्लेम करेंगे नौजुबिल्ला, या फिर आप उसको डिसीज्ड को ब्लेम करेंगे, या फिर आप ब्लेम करेंगे जो हेल्थ सर्विसेज हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज कॉमन है वेस्ट में, वो ये है कि जब कोई फौत हो गया तो उसका जनाजा तो बड़े धूमधाम के साथ निकालेंगे, उसको जाके दफन भी कर देंगे। उसके बाद फिर अगला जो उनका स्टेप होता है, बाज लोगों का, सबका नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन बाज जो पैरानॉइड किस्म के लोग होते हैं, वो सबसे पहले फिर जाके हेल्थ सर्विसेज को जाके सू करते हैं कि जी आपके ऑपरेशन की वजह से हुआ। स्पेशली जब कोई सिकाइट्री में कोई सुइसाइड हो जाती है, तो सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट की इंक्वायरी होती है कि जी क्या हुआ था, आपने कब देखा था आखिरी। और उसमें यह कि एक नेचुरल इंक्वायरी तो होनी ही होनी है, वो तो अपनी जगह ठीक है। और बाज़ औक़ात जो होता है वो ये है कि जब पेशेंट की फैमिली आपको सू कर दे तो वो उससे भी डबल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये एक एंगर और ब्लेमिंग का एक कल्चर। और पाकिस्तान में क्या होता है कि जी
सड़क पे जुलूस, मतलब अस्पताल के सामने जुलूस निकालने लग पड़ेंगे, शीशों शीशों की तोड़फोड़ करेंगे। तो ये पाकिस्तानियों के अपना एक एंगर का तरीका है। तो उसके बाद बारगेनिंग होती है कि या अल्लाह कुछ, या तू मुझे ले ले, उसको वापस भेज दे। या अगर टर्मिनल स्टेजेस में है किसी का कैंसर, या अल्लाह तू उसकी बीमारी मुझे दे दे, इसको तंदुरुस्त कर दे। ये होती है बारगेनिंग। अगर तो एक मतलब ये कि कोई टर्मिनल इलनेस है, तो कोई मोजजा हो, तो शायद पॉसिबल भी हो। एक बंदा जो चला गया उसने तो अब वापस नहीं आना। और जो टर्मिनल इलनेस है उसमें भी बहुत ही कम चांसेस है, 0.0001%। लेकिन बारगेनिंग का एक तरीका होता है कि जी मुझे हो जाए, लेकिन ये बंदा ठीक हो जाए बस। उसके बाद जौन सी, अब ये 6 महीने के अंदर आती हैं ये सारी स्टेजेस ना। सबसे पहले डिनाइल में होता है, फिर उसके बाद एंगर में। इसीलिए जब शुरू में तो बंदा वो सारा तदफीन वगैरह कर देगा, उसके बाद फिर एंगर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद बारगेनिंग, फिर उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ हल हो जाना चाहिए। फिर डिप्रेशन में चला गया कि जी, डिप्रेशन मीन्स के मतलब एक एक्सेप्टेंस की तरह, एक लो मूड सा सबड्यू हो गया है जाके, तो उसने और सरे तस्लीम खम कर दिया उसने। तो उसकी पहली फॉर्म में वो एक लो मूड में चला जाता है, बजाय इसके कि वो एंग्री हो और बार्गेनिंग करे, वो थोड़ा सा उदास फील करना शुरू कर देता है। उसके बाद जाके फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये तो सारा हो गया जी 6 महीने के अंदर अंदर। फिर इसमें लिखा है कि रिस्क ऑफ सुइसाइड 2.5%, 2.5 टाइम्स ग्रेटर इन फर्स्ट ईयर ऑफ bereavement। फिर उसके बाद जो नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद डिनायल, एंगर, और ये देखे ना, यही लिखा हुआ है अदर फैमिली मेंबर्स। हाँ, एक और जो कल्चर होता है कि जी तू ख्याल नहीं रखा मेरी अम्मी दा, तो बंदा पूछे कि तू अम्मी दे कोल क्यों नहीं रह रही थी। तो इसमें यह कि फिर वो ब्लेम जब हो ना, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें, जस्ट एक्सेप्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ ये कि जी जिसके पास रह रही हों अम्मी, और उसके पास अम्मी फौत हुई हों, तो दूसरे रिलेटिव उसको आके तो ब्लेम करेंगे। फिर उसके बाद जो जिसके पास रह रही है वो दूसरे को ब्लेम करेगा कि जी तूने क्यों नहीं अम्मी को अपने पास रखा हुआ था। अदर फैमिली मेंबर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, गॉड। फिर उसके बाद बार्गेनिंग, डिप्रेशन। डिप्रेशन में फिर ये सुइसाइडल थॉट्स और सोमैटिक सिम्टम्स और जनरलाइज्ड एंजाइटी, ये सारा कुछ आ सकते हैं। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। जी जी जिस तरह ब्लेमिंग है और हम यहाँ पे अपना डिफेंस मैकेनिज्म को रिलेट करते हैं, जिससे ब्लेमिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट हम उसमें यूज कर रहे होते हैं। तो डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस और बार्गेनिंग के दरमियान में डिप्रेसिव, जो आपने थोड़ा लो मूड वाला बताया एलिमेंट, तो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, ब्लेमिंग का तो मुझे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बाकी एंगर, डिनायल में डिनायल तो इज मतलब खुद एक डिफेंस बिल्कुल, मैकेनिज्म हो जाएगा। एंगर में कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो और बार्गेनिंग प्रोजेक्शन। नहीं होगा। प्रोजेक्शन भी हो सकता प्रोजेक्शन, है। राइट। प्रोजेक्शन हो सकता है। और बाज़ औक़ात प्रोजेक्शन तो ये होगा कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं वो अब आप उसको आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप फिर उसको एंगर की सूरत में आप अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर भी हो सकता है कि आप ये कि हमारे रिलीजन में आप अल्लाह ताला को तो नहीं, नौजुबिल्ला, कभी भी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर करना पड़ता है मजबूरन के जी। डॉक्टर को कह दो, किसी को कह दो, या फिर आप और अगर किसी को नहीं कहना तो मरहूम को खुद ब्लेम करना शुरू कर दो कि जी तू क्यों चला गया, तुझे क्या जाने की जल्दी थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर हो गया। असल आपको कुदरत पे गुस्सा है कि जी कुदरत क्यों ले गई। और सबसे इसका बेस्ट हल ये है कि जी गुस्सा किसी पे भी ना हो, क्योंकि एक बंदे का जाने का वक्त है, उसका वक्त जाने का हो गया था। जस्ट एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस आखिर में फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब आगे जाके ना, ठीक है जी, आगे चले। जी 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 सर, अच्छा, थैंक अच्छा, उसके बाद ए टिपिकल ग्रीफ रिएक्शन। अब
ये लोग आप लोग इसमें लिख लें कि जी ग्रीफ की 4 किस्में हमने पढ़ी थी अपने नोट्स में, लेकिन ये 4 किस्में किसी किसी किताब में तो दी होंगी, लेकिन ये 4 किस्में उस तरह से ना आईसीडी 11 में हैं और ना डीएसएम 5 में हैं। तो पहली और ये पैथोलॉजिकल बिरीवमेंट की 4 किस्में। सबसे अगर आप नॉर्मल बिरीवमेंट को मिला लें तो फिर 5 बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो हो गया नहीं नॉर्मल बिरीवमेंट के विद इन 6 मंथ्स रिजॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद जौन सा है जो नेक्स्ट है कि जी पैथोलॉजिकल बेरीवमेंट की जो 4 किस्में हैं। सबसे पहला तो ये होगा कि इंटेंस ग्रीफ रिएक्शन, ठीक है। इंटेंस, तो इंटेंस ग्रीफ रिएक्शन में आ जाएगा कि जी एक्सट्रीम्स ऑफ डिनायल, एक्सट्रीम्स ऑफ एंगर, extremes of blaming, extremes of bargaining, extremes of low mood associated with the deceased, low mood associated with the deceased। जो अब यहां पे जो डिप्रेशन है नॉर्मल में और इंटेंस में, इन दोनों में लो mood is associated with the bereavement and it is focused towards the bereavement, यानी उसमें डिप्रेशन सारा इसी बात का है कि बंदा क्यों फौत हो गया, मैं इस बंदे के जाने की वजह से डिप्रेस हुआ हूं, और अगर ये बंदा वापस आ जाता है तो मैं बिल्कुल खुश हूं। और ये है कि अगर सुइसाइडल थॉट्स आ भी रहे हैं तो मुझे इस बात के सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि या अल्लाह मुझे तू इसके पास पहुंचा दे। तो ये अगर पैसिव डेथ विश आ रही है, और अगर सुइसाइडल थॉट्स हैं तो आई वांट टू डाई टू ज्वाइन माय बिलवड डिसीज्ड पर्सन। तो ये इस तरह का डिप्रेशन है। उसमें हेलुसिनेशंस आ रही हैं अगर तो सिर्फ डिसीज्ड की आ रही हैं। हेलुसिनेशंस भी होती हैं, ट्रू हेलुसिनेशंस भी होती हैं, लेकिन अगर एक आध दफा हुई है तो वो तो नॉर्मल बेरीवमेंट में भी हो जाएगी। अगर बार बार हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो वो फिर इंटेंस ग्रीफ रिएक्शन है, जो कि पहली किस्म है पैथोलॉजिकल की। और उसमें फिर एक्सेप्टेंस फिर हो सकता है कि वो डिले में चला जाए और एक्सेप्टेंस में डिले पैदा हो जाए। तो डिले मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड में, डिलेड नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग्ड में चला जाए। हो सकता है वो प्रोलॉन्ग भी हो जाए, तो जैसे इंटेंस हुआ है उसी तरह वो प्रोलॉन्ग्ड भी हो जाए, तो उसमें एक्सेप्टेंस फिर बहुत देर के बाद आएगी। तो ये पहली किस्म है कि जी जिसमें इंटेंस ग्रीफ रिएक्शन है। जो दूसरी किस्म है वो आईसीडी 11 में और शायद डीएसएम में भी बयान की गई है, और वही मोस्ट कॉमन है, क्योंकि जब इंटेंस होगा तो जाहिर है कि प्रोलॉन्ग्ड भी होगा, तो उसको ये सारे लोग प्रोलॉन्ग्ड ही कहते हैं बेसिकली। तो डीएसएम भी और आईसीडी 11 भी। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन होगा ना, इसको ये आमतौर पे शुरू इंटेंस से होगा और बाद में प्रोलॉन्ग्ड होता जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन की तरह हो, 6 महीने के अंदर उससे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो 6 महीने से भी ज्यादा चलता जा रहा है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन आउटकम ऑफ अ नॉर्मल bereavement reaction, और इट कैन बी एन आउटकम ऑफ एन इंटेंस bereavement reaction। तो ये हो गई दूसरी किस्म जो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन है, ठीक है जी। Sir, जी बेटा। there is this in the first type there are these extremes of the denial, anger, bargain, and depression. So I wanted to ask that what about, and even in the first stage it is prolonged as well as there are extremes. So how is it different from the second stage then, sir? देखें, अगर Like 6 the मंथ से second type. ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा हो गया है तो वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। पहली स्टेज में वो फिर दोनों ही आ जाएंगे ना, कि पहली स्टेज में वो इंटेंस था और दूसरी स्टेज में वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है और साथ इंटेंस भी है। उसमें आप कहेंगे कि जी दोनों चीजें ही हैं इसमें। कोमॉर्बिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन साइकियाट्री।
तो आप बाज़ औक़ात चीज़ें कोमॉर्बिड हो जाती है, तो आप उसमें कहेंगे कि जी इंटेंस भी है और प्रोलॉन्ग्ड भी है, क्योंकि अब 6 महीने से आगे बढ़ गया है, तो अब वो दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है वो तीसरी किस्म अब आ जाती है डिलेड ग्रीफ रिएक्शन। डिलेड ग्रीफ रिएक्शन ये है कि बंदा फौत हुआ है, अब सारे लोग आए हैं, जो रिलेटिव है उसने कोई बैन शैन नहीं किया, कोई कुछ नहीं, और जाके तदफीन में भी शिरकत की है, जनाजे में भी शिरकत की है, सब कुछ अरेंज करवाया है, और और सब लोग जो है ना वो अब अफसोस करने वालों का तांता बंधा हुआ है, आ रहे हैं लोग अफसोस कर रहे हैं, आ रहे हैं अफसोस कर रहे हैं, तो बंदे को बड़ा सहारा है। अब 3-4 महीने गुजरते हैं, तो अब आपका जो वर्क स्ट्रेस है, स्टडीज का स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेसेस हैं, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, बिजनेस स्ट्रेसेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, वो सारे के सारे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो लोगों की सपोर्ट थी, जो कि आपको बार बार आके लोग तसल्ली दे रहे थे, कभी किसी का अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, किसी का ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है, और किसी का जो है इंग्लैंड से फ़ोन आ रहा है, किसी का कनाडा से आ रहा है, किसी के पाकिस्तान में फैसलाबाद, गखड़ मंडी, गुजरांवाला, सब हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं, वो सारा सिलसिला रुक गया है। उस वक्त तक, जब तक वो सारा सिलसिला चल रहा था, तो बंदा बड़े हौसले में था। अब वो सारा सिलसिला जब रुक गया, ये एक कॉज है डिले की, और भी कॉजेज हो सकती हैं। अब यहां पे डिलेड बेरीवमेंट होगी कि उस बंदे की बेरीवमेंट तो 4 महीने तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि उसको हौसला देने वाले इतने सारे लोग मौजूद थे। अब जब सारे ही लोग चले गए हैं और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया, इसकी बेरीवमेंट अब शुरू हुई है 4 महीने के बाद, मिसाल दे रहा हूं। और फिर जाहिर है कि ये भी प्रोलॉन्ग्ड होगी, तो उसमें प्रोलॉन्ग इसीलिए जो ICD-11 और DSM हैं, DSM-5, ये इनका जोर प्रोलॉन्ग्ड पे है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड होगी तो तभी तो ज्यादा मसला होगा। लेकिन इसमें डिलेड जो है ना, एक ये भी किस्म है, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ है और उसके बाद प्रोलॉन्ग होना शुरू हुआ है, तो ये तीसरी किस्म हो गई। ठीक है। और उसके बाद जो चौथी किस्म है वो एटिपिकल बेरीवमेंट है। एटिपिकल ग्रीफ रिएक्शन में ये है कि बंदा मानेगा ही नहीं कि उसको जो डिप्रेशन है वो किसी की वफात की वजह से हो रहा है। वो वैसे ही डिनाइल में है, ऊपर से यह कि वो चला जाएगा डिप्रेशन में, क्लिनिकल मेजर डिप्रेशन में, बायोलॉजिकल डिप्रेशन में चला जाएगा। अब उसकी जो सुइसाइडल थॉट्स हैं वो ये नहीं होंगी कि जी मैं जो है वो अपनी खाला के पास चला जाऊं, या अपने अब्बा के पास चला जाऊं, अपनी दादी के पास चला जाऊं। उसको वैसे सुइसाइडल थॉट्स आएंगी कि मैं इस जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, जिस तरह एक आम डिप्रेशन में होता है। उसको हेलुसिनेशंस होंगी अगर मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन में। जो ICD-11 है उसमें मॉडरेट डिप्रेशन के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इसको जो सुइसाइडल थॉट्स होंगी वो यही होंगी कि जब बस मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। उसके जो हेलुसिनेशंस होंगी वो किसी भी चीज की हो सकती हैं, वो कोई भी उसको जिन भूत आके कह सकते हैं कि तुझे मर जाना चाहिए, तू तो इस काबिल ही नहीं है कि तू जो है वो जिंदा रहे। और उसको और कोई भी और हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। तो कोई अदाकार आ सकता है उसके उसमें, ऐसे भी हमने देखे हैं कि जी फलां अदाकारा मेरे सामने आती है और वो ये कहती है, तो वो अदाकारा पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है, या है भी जिंदा तो उसकी तरह का कोई ऑब्जेक्ट आता है और वो आके बताता है। तो ये एक जनरल हेलुसिनेशंस होंगी। जो टिपिकल था उसमें हेलुसिनेशंस शुड बी ऑफ डिसीज्ड, लेकिन अब जो एटिपिकल है उसमें हेलुसिनेशंस भी डिफरेंट हो रही हैं। गिल्ट फीलिंग्स जो है ना, गिल्ट फीलिंग्स जो नॉर्मल या इंटेंस ग्रीफ होगा, जो कि टिपिकल ग्रीफ हो, तो टिपिकल ग्रीफ चाहे वो डिलेड हो, प्रोलॉन्ग्ड हो या इंटेंस हो, उसमें ग्रीफ में यही होगा कि जी गिल्ट फीलिंग्स यही होगी कि हाय मैंने अपनी अम्मी का ख्याल क्यों नहीं रखा। ऊपर से रिलेटिव्स भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, ऊपर से आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गई है
कि जी वो और ज्यादा बढ़ गई आपकी गिल्ट फीलिंग कि जी मैंने क्यों नहीं ख्याल रखा, मैं ये करता तो अम्मी बच जाती, मैं ये करता तो ये हो जाता, तो मैं मेरी गलती है। पर्सनलाइजेशन ये तो टिपिकल में है। एटिपिकल में ये होगा कि जी मैंने फलां वक्त में जो है ना अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, उसमें डिसीज से रिलेटेड जो बेरीवमेंट होगी वो नहीं होगी, तो थोड़े एटिपिकल होंगे। अब इसमें कोई भी साइकाट्रिक डिसऑर्डर आ सकता है एटिपिकल ग्रीफ में। इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगर भी हो सकता है, एक जनरलाइज्ड एंगर। जरूरी नहीं है कि वो एंगर जो है वो डिसीज से रिलेटेड ही हो, वैसे ही एक चिड़चिड़ापन आ गया उस बंदे में, उसको खुद नहीं पता कि ये उस ग्रीफ की वजह से आ रहा है, लेकिन उसमें आ गया। और उसमें एंजाइटी के सिम्टम्स ही हो सकते हैं। हाइपो हाइपोकॉन्ड्रेसिस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाज़ात हाइपोकॉन्ड्रेसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं कि जी, और आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो डिसोसिएटिव पेशेंट्स आते हैं, अब उसमें अक्सर उनके फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर्स में एपिलेप्सी की हिस्ट्री होती है, और जो डिसोसिएटिव के साथ आएगा वो बेसिकली सूडो सीजर्स के साथ आएगा। इसी तरह उनमें हाइपोकॉन्ड्रेसिस होता है कि वो हार्ट डिजीज से वो बंदा फौत हुआ है, अब इसको ये हो गया कि मेरे अंदर भी हार्ट डिजीज आ गई है और मैं भी बीमार हो गया हूं। तो ये सारी एटिपिकल है। अब मुझे याद है कि मेडिसिन की हाउस जॉब थी, और मेरे सामने जो एक अम्मा जी थी, ये जिना हॉस्पिटल की M1 की बात है, तो वो अम्मा जी जो है वो बहू थी, और उनकी सास फौत हो रही थी, और उस बहू ने इतना, मतलब ये कि अम्मा जी तो खैर फौत हो रही थी, उनकी जो आगे बहू थी ना वो अम्मा जी के साथ थी, तो उस बहू ने अम्मा जी का इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा आखिर दम तक। और यह है कि फिर बिल्कुल जब आखिरी वक्त था तो अम्मा जी ने कलमा भी पढ़ा, और आई वॉज देयर एज वेल, और हमें पता था एंड स्टेज कैंसर है। उसके बाद वो फौत हो गई। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 6 महीने मैंने सर्जरी में हाउस जॉब की। सर्जरी के बाद मैं साइकाइट्री में आया, तो अब वो 6 महीने के 7-8 महीने के बाद अब मैं साइकाइट्री का हाउस ऑफिसर, और वो जो बहू थी ना वो म्यूटिज्म के साथ और एटिपिकल ग्रीफ रिएक्शन के साथ मेडिकल वार्ड में एडमिट थी, और वो म्यूट हो गई थी, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आवाज क्यों बंद हो गई है। इट वॉज अ काइंड ऑफ डिसोसिएटिव एफोनिया। ये एक एटिपिकल ग्रीफ रिएक्शन था उनकी बहू में। अब मुझे नहीं पता कि वो जो मरहुमा की बेटियां थी वो खुद तो नहीं थी, सारा कुछ लुक आफ्टर बहू ने किया। अगर वो खुदा न खास्ता बेटियों ने बहू को ही ब्लेम किया हो, विच इज आवर कल्चर, तो ये इस तरह का एटिपिकल ग्रीफ रिएक्शन हो सकता है। वी डोंट नो। फिर मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ, वो ठीक हो गई होंगे बिलाखिर। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्रीफ रिएक्शन। ये 4 तरह का ग्रीफ रिएक्शन होता है। सबसे पहला, सर जी सर फर्स्ट और सेकंड का बस डिफरेंस बता दें। आई हैव नोट जॉटेड इट डाउन, बट डिफरेंस आई एम अनएबल टू। देखें, फर्स्ट तो इंटेंस है, और इंटेंस जो है वो यूजुअली विद इन 6 मंथ्स ही शुरू होगा और बहुत इंटेंस होगा। सेकंड जौन सा है वो प्रोलॉन्ग्ड है। अब वो इंटेंस ग्रीफ रिएक्शन वही प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो डिलेड ग्रीफ रिएक्शन है वो भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। एटिपिकल ग्रीफ रिएक्शन ये भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा जौन सा है जो कि एक नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है, जिसमें थोड़ी थोड़ी हेलुसिनेशंस आ रही हैं, थोड़े थोड़ा एंगर है, थोड़ा थोड़ा डिनायल है, थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस है, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन है, वो भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो जो प्रोलॉन्ग है वो कोई भी माइल्ड या सिवियर या एटिपिकल किसी भी किस्म का या डिलेड, वो आगे चल के प्रोलॉन्ग हो सकता है। दैट इज प्रोलॉन्ग्ड। लेकिन जो इंटेंस है ना, वो इंटेंस ये है कि वो इंटेंस बहुत सिवियर है, सिवेरिटी। जो पहला है वो सिवेरिटी के लिहाज से क्लासिफिकेशन है, और जो दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड,
उसमें सिवेरिटी नहीं, उसमें टाइम ड्यूरेशन के साथ है कि वो कितना लंबा होता जाता है। इज इट क्लियर? और यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली है इसका। और हमने इसमें अ, ये डाबडा का जो निमोनिक है इसको आप याद रखें। जनरलाइज्ड एंजाइटी भी आ सकती है इसमें। और मैनेजमेंट में जाहिर है कि साइकोलॉजिकल थेरेपीज, एंटी डिप्रेसेंट्स, और अगर साइकोटिक डिप्रेशन हुआ है तो फिर साइकोटिक डिप्रेशन में फिर आगे जाके तो एंटी साइकोटिक्स भी आप दे सकते हैं। सूडो हेलुसिनेशंस आर वेरी कॉमन, समटाइम्स even true hallucinations can occur in normal और पैथोलॉजिकल bereavement reaction। अगर नॉर्मल में भी अगर एक आध दफा आपको कोई नजर आ जाता है, वो बंदे की रूह नजर आ जाती है, तो वो इट्स नॉर्मल। अगर वो बार बार नजर आ रही है, डिस्ट्रेसिंग है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि जी वो पैथोलॉजिकल है। इसी तरह सूडो, अक्सर सूडो हेलुसिनेशंस होगी कि जो आपको रूह नजर आ रही है वो आपके ही जहन में है और आपको अपने माइंड के अंदर ही आपको पता चल रहा है कि है मेरी इमेजिनेशन ही। तो ये फिर सूडो हेलुसिनेशन होगी। चैट बॉक्स में थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, तो चलें इसको फिर हम अब ख़त्म करते हैं एंड विल प्रोसीड टू दी नेक्स्ट टॉपिक।